डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तिब्बत एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत बार यह मांग उठी है कि तिब्बत जो एक समय से स्वतंत्र देश के तौर पर रहा है, भारत को उसकी स्वतंत्रता को लेकर काम करना चाहिए। और इवन भारत को तिब्बत की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में कुछ चीजें उठानी चाहिए और आने वाले टाइम में चीन के लिए कुछ ना कुछ समस्या भारत को पैदा करनी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर हम लोग गहराई से बात करने वाले हैं, तिब्बत के मुद्दे को बहुत अच्छे से देखेंगे। और अभी हाल ही में अमेरिका ने जो अधिनियम तिब्बत को लेकर पारित किया है, उससे भारत को किस तरीके का बेनिफिट जो है इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप तिब्बत की लोकेशन देख लेंगे। ये आप देखेंगे ये चाइना का हिस्सा है और ये हमारा प्यारा भारत है और इसके ऊपर नेपाल वाला सेगमेंट है। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र दिख जाएगा। हालांकि ये तिब्बत जो है चाइना को का ही स्वायत्त हिस्सा जो है ऑटोनोमस रीजन के तौर पर लिया जाता है ना। चीन मतलब इसको अपना हिस्सा मानता है। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि तिब्बत 1913 तक 1913 तक जो है उसके बाद से उसने स्वतंत्रता को देखा है। और तिब्बत पर दलाई लामा जो होते हैं, वहां के धार्मिक गुरु हैं, बौद्ध धार्मिक गुरु हैं, उन लोगों के द्वारा ही इस क्षेत्र पर शासन किया जाता रहा है। वो धार्मिक गुरु भी होते हैं और राजनीतिक भी लीडर के तौर पर भी वहां रहते हैं। उनको लेकर भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन पहली चीज ये है कि 1913 से लेकर 1949 के आसपास के समय तक तिब्बत ने स्वतंत्रता को देखा था। किसी भी चाइना की सरकार ने या किसी भी शासक ने तिब्बत पर नियंत्रण नहीं किया था। लेकिन 1949 में आपको पता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है और चीन के द्वारा ये बातें कहने स्टार्ट कर दी जाती है कि तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है। भारत सरकार, आपको पता है भारत जो है तिब्बत के साथ ही ज्यादा बॉर्डर साझा करता है। उस दृष्टिकोण से तिब्बत हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे तो काफी अन्य रीजन भी हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों में काफी ज्यादा समृद्ध हो सकता है। इवन भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के तौर पर या बफर कंट्री के तौर पर काम कर सकता है। इसलिए भी भारत के लिए तिब्बत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन 1951 के आसपास जो है चाइना की जो आर्मी है वो एंटर करती है तिब्बत में और वहां पे जाकर कैप्चर कर लेती है, तिब्बत पर कंट्रोल कर लेती है। और वहां तिब्बती जो धर्मगुरु होते हैं या तिब्बत के जो शासक होते हैं उनसे मनवाया जाता है कि आप तिब्बत को जो है चाइना को सौंप दीजिए और तिब्बत को ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी और वो रहेगा चीन का एक प्रांत, एक स्वायत्त दृष्टि के तौर पर, स्वायत्त स्टेट के तौर पर रहेगा। अब मजबूरी में वहां के लोग मान देते हैं, लेकिन वहां धीरे धीरे जो है विद्रोह होना शुरू हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1959 में वहां के जो धार्मिक गुरु हैं, दलाई लामा हैं, 14वें दलाई लामा जो हैं, वो वहां पे एक बहुत बड़े विद्रोह को क्रिएट करते हैं। हालांकि वो विद्रोह असफल हो जाता है और वो भागकर भारत में आ जाते हैं, जिसको जिनको जो है भारत के द्वारा शरण दी गई है और आज तक उनको गेस्ट के तौर पर रखा गया है। हालांकि इसके चलते भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हुए और 1962 का वॉर जो है हमने चीन के साथ लड़ा है। अभी तक जो है दलाई लामा भारत में है और इस पूरे मैटर को जो है बहुत अच्छे तरीके से भारत ने डील किया है। थोड़ा नुकसान हमको उठाना पड़ा। ये है 14वें दलाई लामा और इनकी प्रक्रिया के तौर पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से जो है वहां पे लामाओं को का चयन किया जाता है, तो जैसे मान लो जब जैसे अब ये 14 दलाई लामा है, अगर ये एक्सपायर होते हैं तो इनके पुनर्जन्म का वेट किया जाएगा, है ना। और वो पुनर्जन्म के बाद जैसे ढूंढा जाएगा कि कौन से नए दलाई लामा होंगे। ये अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं, ये पहले एक्सपायर होंगे। एक्सपायर होने के बाद वो जो तिब्बती लोग हैं या फिर जो तिब्बत के धार्मिक लोग हैं, लामाज हैं, वो लोग मिलकर जो हैं इनका नया अवतार खोजेंगे। इसमें चाहे कितना भी समय लगे, खुद इनको खोजने में लगभग 4 साल का समय लग गया था। लेकिन चीन ये चाहता है कि वो अगले दलाई लामा की नियुक्ति करे। हाल ही में अमेरिका के द्वारा तिब्बत को लेकर एक अधिनियम पारित किया है 2024 में। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अमेरिका जो है बहुत सीधे तौर पर तिब्बत में एंटर करने की बातें कर रहा है। अमेरिका ने यह कहा है कि तिब्बत की स्वतंत्रता को आप ध्यान में रखना होगा और चीन को तिब्बत को लेकर काफी अच्छे तरीके से बातचीत करनी होगी। अमेरिका ने यह भी कहा है इस अधिनियम के माध्यम से कि लामा के साथ, अगर मान लो दलाई लामा के साथ चीन को बातचीत करनी, तो वो बिना कंडीशनल होनी चाहिए। मतलब कोई शर्त नहीं रखोगे, उस शर्त किसी भी शर्त के बिना आपको लामा के साथ बातचीत करनी होगी, जो भी उनके धार्मिक गुरु हैं। और उसके अलावा अभी तक अमेरिका ने जो है चीन के स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर ही तिब्बत को स्वीकार किया था। लेकिन इस अधिनियम में
अमेरिका ने इस दावे को खत्म कर दिया है और अमेरिका अब तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर बातें ज्यादा कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस अधिनियम से भारत को किस तरीके का बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है, और चीन लगातार क्या ऐसी घटनाएं जो हैं तिब्बत में कर रहा है जिसके चलते जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये तिब्बत का क्षेत्र है, चीन लगातार यहाँ पर अवसंरचना का विकास कर रहा है। तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा, वहां पर चीन काफी ज्यादा दखलंदाजी करता रहता है। वहां की जो फीमेल्स है उनके अबॉर्शन को लेकर काम करता रहता है, और चीन ने वहां पर ज्यादातर चाइनीज लोगों को बसाना शुरू कर दिया है ताकि वहां पे डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। अब ये जो अधिनियम पारित किया है इससे भारत को कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि तिब्बत की स्वतंत्रता की बात हो रही। तिब्बत अगर स्वतंत्र होता है तो भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री को लेकर सीमा विवाद जो है चीन के साथ, जिसको लेकर चीन लगातार हम पे टकराव, एक तनाव क्रिएट करके रखता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, वो तनाव, वो दबाव खत्म हो जाएगा। एक सवाल और उठता है कि भारत सरकार जो है तिब्बत को लेकर किस तरह की रणनीति रखती है, और आने वाले टाइम में ऐसा क्या भारत को करना चाहिए जिसके चलते जो है चीजें ज्यादा बेटर हो सकती हैं भारत के लिए। तो तिब्बत को लेकर अगर हम लोग एक चीज देखें, सरकार की किस तरह की रणनीति रही है, जैसे एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि दलाई लामा को हम लोगों ने गेस्ट के तौर पर रखा हुआ है और यहां से एक सरकार संचालित होती है तिब्बत को लेकर। हालांकि धरातलीय स्तर पर उनके कुछ कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ सैद्धांतिक तौर पर वो सरकार रन कर रही है। दूसरी चीज ये है 2003 के आसपास भारत सरकार ने जो है हालांकि चीन का ही स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर तिब्बत को स्वीकार कर लिया था। अब ये बात ये उठती है कि सरकार की नीति में कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं अभी कुछ समय में। एक तो आपको पता है वर्तमान में भारत सरकार तेजी से जो है अखंड भारत के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है ना। जहां जहां पे टकराव का इशू है और जहां जहां जिस क्षेत्र पर भारत के क्षेत्र पर इलीगल तौर पर अदर किसी कंट्री ने कब्जा कर रखा है, चाहे वो पीओके का क्षेत्र हो, चाहे म्यांमार में कुछ क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेश में कुछ क्षेत्र हो, उन क्षेत्र को वापस लेने की तैयारी तेजी से चल रही। तो इस सिचुएशन में भारत की तरफ से एक मैटर ये उठता है और काफी सारे लोग इस बात को कहते रहे कि भारत को तिब्बत की स्वतंत्रता के मैटर को ज्यादा से ज्यादा उठाने की जरूरत। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा चीन पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर दबाव क्रिएट होगा। आपको पता है चीन जो है सिक्किम को भी अपना हिस्सा मानता है, चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है। जो उसकी 5 फिंगर पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत वह तिब्बत को हथेली में रखता है और बाकी क्षेत्रों को जो है लद्दाख को भी इन्वॉल्व करते हुए ये सारे क्षेत्र भारत के हैं, इनको वो अपने 5 फिंगर्स पॉलिसी में शामिल करता है। बट अगर हम सीधा उसकी हथेली पर ही अटैक करें, जिस हथेली को वो बोलता है कि वो मेरी है, उसके पास उसका कोई इतिहास भी नहीं है। तिब्बत को लेकर चीन के पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जो ये बताते हो कि इतिहास ही नहीं है इस चीज को लेकर तिब्बत स्वतंत्र रहा है, जिसको जबरदस्ती तरीके से अवैध तरीके से चीन ने कब्जाया हुआ है। ये सेम वैसा ही है जैसे पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है उसको कब्जा रखा है, अपने कब्जे में रख रखा है। तो कहीं ना कहीं पे भारत को तिब्बत के मैटर को अब उठाने की जरूरत है। सरकार तेजी से इस बारे में सोच रही है। इससे चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया जा सकता है और जैसे डे बाय डे चीन जो है किसी ना किसी टेरिटरी पे अपना अधिकार बताता ही रहता है। जैसे साक्तिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है भूटान में, उसको चीन ने अपना बता दिया है। चीन ऑलरेडी जो है अक्साई चीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है। तो थोड़ा सा हमें भी एक स्टेप आगे बढ़कर इस चीज को सोचना होगा। और इस समय जो भारत में मजबूत सरकार रन हो रही है उसके अलावा इस मैटर को कोई नहीं उठा सकता है। तो मेरे हिसाब से काफी गहराई में हम लोगों ने इस मैटर को डील किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।